लैब अब्बासी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट शो ऑन देसी स्पोर्ट्स। आप मुझे देख रहे हैं हमेशा की तरह कराची से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन के साथ। अली, आज के शो में बड़े ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं हमारे साथ, क्योंकि आप और मैं दोनों क्रिकेट के शौकीन हैं, स्पोर्ट्स के शौकीन अगर बिल्कुल। कहा जाए तो वो गलत ना होगा। और बाज़ औक़ात हम देख रहे होते हैं, हम अपनी टीवी स्क्रीन्स पे बड़ी एचडी क्वालिटी में हम मैचेस देख रहे होते हैं। वो स्क्रीन हमें लग रहा होता है बड़ी जबरदस्त, अगर कोई बैट्समैन कवर ड्राइव भी मार देता है या एनी शॉट, वो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होता है, लेकिन उसको प्रॉपर दिखाने के लिए एंगल्स का इस्तेमाल होता है। और उन एंगल्स के पीछे की सारी जो साइंस है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के हमारे गेस्ट मिसबा कादरी। बड़े ही जिसे कहते हैं, आप जो मैचेस देखते हैं उनके पीछे की सारी साइंस इनके अंडर आती है, यानी कि अगर शॉर्ट टर्म्स में बोला जाए तो ही इज अ डायरेक्टर। अब जाहिर सी बात है, इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन हम नहीं देंगे, क्योंकि हम इनकी कहानी इन्हीं की जबानी जो है वो सुनने वाले हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मिसबा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मिसबा, इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप आए हमारी ऑडियंस को समझाने के लिए ये सारी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के पीछे की साइंस। तो उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये बताएं, जहां तक हमें पता है रफ एंड टफ करके 25 इयर्स का आपका करियर है अभी तक का, लेकिन अगर थोड़ा-सा और मज़ीद इसमें डिग इन करें, तो क्या आप अपनी अचीवमेंट्स का एक पूरा हमें टूर दे सकते हैं यहाँ पे कि आपने इस करियर में क्या-क्या कवर किया हुआ है, कहाँ-कहाँ जाके कवर किया हुआ है, और आपके इस कवरेज में सिर्फ क्रिकेट ही है या कोई और स्पोर्ट्स भी है? जी, तारुफ करवा दूँ मैं। मेरा नाम सैयद मिसबाउद्दीन कादरी है। बाय एजुकेशन मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। ज़ाहिर है गैजेट्स, इक्विपमेंट उसको समझना, उस पे काम करना, बिल्कुल। बेसिक एजुकेशन ही वही है। फिर साथ-साथ एक और डिग्री मैथ्स कॉम की भी है, तो वो एक ना एक अच्छा। हाइब्रिड हो जाता है आपके पास। आपके पास डबल हुँ, सॉल्यूशन है कि मतलब इंजीनियरिंग और उसके बाद इंजीनियरिंग का गैजेट्स को मीडिया के लिए कैसे यूज़ करना है। पहले तो समझने की बिल्कुल। कोशिश करें। एक बेसिक चीज़ है कि जो मीडिया है वो एक्चुअली मीडियम का प्लूरल है, मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है अच्छा। मीडिया का कि आप मासेस तक इंफॉर्मेशन को फ्लो करें। अब इंफॉर्मेशन न्यूज़ भी हो सकती है, एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल पूरा मीडिया 3 चीज़ों पे बेस करता है, टू अंडरस्टूड। इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू एंटरटेन, राइट? एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा सेगमेंट है, या तो आप म्यूज़िक की बात करते हैं, मूवीज़ की बात करते हैं या स्पोर्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, हम अच्छा। स्पोर्ट्स प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो पूरी स्पोर्ट्स प्रोडक्शन सिर्फ़ 2 चीज़ों पे बेस करती है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो एज़ ए बिल्कुल। डायरेक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी विद इन ग्राउंड एक्शन हो रहा है और जो हुँ, उस पे रिएक्शन आ रहा है, वो विद इन ग्राउंड हो या ऑडियंस का हो, उन दोनों को दिखाना। फॉर एग्जांपल एक बॉल हुई, बिल्कुल। उस पे बैट्समैन बीट हुआ और वो कॉट हुँ, बिहाइंड होते होते बचा, तो अब जो रिएक्शन बनता है वो बैट्समैन का बनेगा कि यार शुक्र खुदा का मैं बच गया। बॉलर का बनेगा कि हुँ, यार ये चंद सेंटीमीटर अंदर होता तो शायद बिल्कुल। बॉल एश पे लगती। और कीपर का होगा कि यार काश ये मैं पकड़ ही देता और मतलब ये आ जाती। अब क्या हुआ, एक बिल्कुल, तो बॉल हुई बिल्कुल। जो कि एक्शन था, और उसके बाद जो इनके प्लेयर्स थे उन सबका रिएक्शन था। साइमल्टेनियसली जो ऑडियंस है उसका या हुँ, जो उसका डग आउट है उसके प्लेयर्स का भी रिएक्शन है। तो अब देखिए ये इतना क्विक है, ये इंडियन ड्रामा तो है नहीं कि 6 लोगों का बिल्कुल, अलग-अलग बैंग ले लिया आपने। ये जो भी है ये बहुत क्या बिल्कुल। है, फास्ट है कि एक्शन हुआ एंड देन फॉरेन रिएक्शन हुआ। तो ज़ाहिर है इस रिएक्शन जो कि विद इन नो टाइम है, विद इन मिलीसेकंड्स है, तो हमें एज़ अ डायरेक्टर ये जज करना होता है कि इस वक़्त बेस्ट रिएक्शन किसका आया, और वो रिएक्शन हुँ, हमें ऑडियंस को दिखाना भी है ताकि ऑडियंस उन सब चीज़ों के साथ इन्वॉल्व रहे। डन। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जितने मल्टीपल कैमरास ऐड होते जाएंगे उतने एक्शंस को अच्छे अंदाज से और उसके रिप्ले हुँ, के साथ दिखाने का मौका मिलेगा, और सिमिलरली उनके जो ऑडियंस है या जो सॉरी रिएक्शंस है, रिएक्शन हुँ। भी आप मल्टीपल एंगल से मल्टीपल कंपोजिशन के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं रिप्ले की मदद से। बिल्कुल, बिल्कुल। समझ गई, समझ गई। बहुत खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया एक-एक चीज़ को। अच्छा, इस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में ह्यूमर जिस तरह से आपने डाला, एक्सीलेंट, आई हैव टू से। अच्छा, यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा आप लोगों को एक फन फैक्ट बताती चलूँ, जो आज के हमारे गेस्ट हैं मिसबा, वो कभी हमारे को-होस्ट अली के प्रोफेसर भी हुआ करते थे। उन्होंने इकरा यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया हुआ है, आईबीएम में भी पढ़ाया हुआ है। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि ही इज़ अ पार्ट टाइम प्रोफेसर एज़ वेल। तो जिस तरह से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, साफ और वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि टेक्निकैलिटी बहुत है इस पूरे सब्जेक्ट में, अगर अंडरस्टैंड किया जाए इसको थोड़ा-सा डीप पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत टेक्निकल है। तो मुझे ये बताएँ,
जो ये चीज इतनी ज्यादा टेक्निकल होती है उसमें चैलेंजेस ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको बिल्कुल। अभी तक के अरसे में कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े? हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी चेंज करनी पड़े, क्योंकि देखिए जब आप अपग्रेड हो रहे होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो नए गैजेट्स, नए टूल, नया इक्विपमेंट, नए लोग, मैं समझता हूँ मशीन के साथ हैंडल करना आसान होता है, इंसानों को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके जो है ना वो रिएक्शन या उनके क्या कहते हैं मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, नतीजे में आपको पता हो कि उस पे क्या प्रेशर हो रहा है, तो मशीन को बिल्कुल हैंडल बिल्कुल। करना फिर भी आसान है। अब होता ये है कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन चाहे वो 8 कैमरों की हो या 22 की हो या 25 कैमरों की हो, तो उन कैमरों के साथ कैमरामैन एसोसिएट है। हमें उनको इंस्ट्रक्शन देनी है, हमें बताना है कि आप हमें ये वाला शॉट डिज़ायर है और ये वाला शॉट डिज़ायर नहीं है। सिमिलरली रीप्लेस चलते हैं, रीप्लेस भी मल्टीपल जगहों पे चल रहे होते हैं, मतलब मल्टीपल सोर्सेज से रीप्लेस आ रहे होते हैं। फिर उस पर ग्राफिकल जो है वो क्या आ रही होती है, इनपुट्स आ रही होती हैं, जिसमें स्कोर के बैंड्स होते हैं, प्लेयर्स के नाम होते हैं, उसके टेम्पलेट्स होती हैं, फिर जो भी स्कोर हुआ है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैनहट्टन की फॉर्म में है, वॉर्म चार्ट की फॉर्म में है या वैगन व्हील की फॉर्म में है। फिर कौन मैच जीत रहा है, इस पर्टिकुलर ग्राउंड का क्या जो है वो पिछला स्कोर रहा है। फिर आप जानती हैं कि मल्टीपल पिचेस होती हैं, इस पिच पे कितने मैचेस हुए हैं, उस पे क्या स्कोर है, एग्जैक्टली। किसी बैट्समैन ने इस सीरीज में या उससे पहले कितना स्कोर किया, तो वो सब हमें दिखाना होता है। तो हम पहले से ही कुछ डाटा प्रिपेयर करते हैं। अच्छा देखिए, मैच आमतौर पर लाइव प्रोडक्शन की अगर बात करें, तो स्पोर्ट्स कंपैरेटिवली एक मुश्किल है। अगर आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, अगर आप अवार्ड सेरेमनी कर रहे हैं, तो उसकी टाइमलाइन वाज़ेह है कि पहले जी ये अनाउंसमेंट होगी, इसके बाद ये 4 कैटलॉग बैठे हुए हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट करना है या इनमें से कोई एक विन करेगा और वो इन स्टेट से आएगा और एक पर्टिकुलर कैमरा उसको इस डायरेक्शन में लेके आ जाएगा। सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। मैच में इतनी अनसर्टेनिटी है कि आपको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट बॉल पे नो बॉल होगी, वाइड होगी, आउट होगा, कैच होगा, मिसफील्ड होगी, हमें कुछ नहीं पता। तो हम मेंटली और फिजिकली जितना भी स्टाफ होता है उस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व, वो सब रेडी होते हैं कि अब कुछ नया आएगा और जो कुछ नया आएगा वो हमने एग्जीक्यूट करना है और वो प्रेजेंट करना बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही कहा मैं आपने। एक सवाल करना चाहूंगा कि है। जब जी एक जी। समझ लेंगे पीएसएल को आप लाइव दे रहे हैं और जाहिर सी बात आप करते भी हैं, राइट। मेन सिस्टम पे आप बैठे हुए होते हैं, डायरेक्शन दे रहे होते हैं, ढेर सारी स्क्रीन्स होती हैं, क्विक रिस्पांस देते हुए रिप्लेस भी हो रहे होते हैं कि भाई किस तरह से आउट हुआ, छक्का क्या हुआ, कि बॉल मिस हुई, कैच ड्रॉप हुआ। तो एक स्पोर्ट्स इवेंट को कामयाब बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की जी इस्तेमाल करते हैं आप लोग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिहाज से बताइएगा, ताकि पता चले कि कितने कैमरे होते हैं, उसमें थर्मल विजन लगता है नहीं लगता, माइक कितने लगते हैं, ऑडियंस के साथ लगाए जाते हैं जनरल आवाज के लिए या सिर्फ विकेट राइट। के पीछे होते हैं, ग्राफिक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं रियल टाइम पे, ये सब बताइएगा। हाँ, देखिए मल्टीपल चीज़ें, पहली बात तो ये कि कैमरे हैं, स्टैंडर्ड कैमरे मिनिमम 8 कैमरास तो हैं। आपको 8 कैमरास के बाद मज़ीद कैमरास चाहिए, ठीक है, आपको स्लिप भी चाहिए, आपको रिवर्स स्लिप भी चाहिए, आपको थर्ड मैन भी चाहिए और जो है वो मिड विकेट भी चाहिए, रिवर्स मिड विकेट भी चाहिए। फिर बिल्कुल जैसे-जैसे कैमरे ऐड होते जाएँगे, विकेट के अंदर कैमरा चाहिए आपको, आपको ड्रोन भी चाहिए, आपको स्पाइडर कैम भी चाहिए, आपको हेली कैम भी चाहिए, राइट? अब ये सब चीज़ें ऐड हो गई। इस तो कैमरा और कैमरामैन्स। अच्छा, अब जो असल ब्यूटी है वो कैमरे की क्वालिटी के साथ-साथ उसकी लेंस की वर्थ भी है, ठीक है ना? जितना हैवी लेंस होगा, वो उतनी दूर तक की चीज़ को जो है वो फ़ोकस करेगा। सो बेशक मैं क्लास में पढ़ाते हुए बात कहता भी हूँ कि देखिए कैमरा जो स्पोर्ट्स के कैमराज़ होते हैं, वो इतने ज़्यादा हाई रेंज के होते हैं कि ग्राउंड अक्रॉस द ग्राउंड, रोड पार करके जो फ्लैट की बालकनी में वो खातून खड़ी हुई बाल सुखा रही होंगी ना, कैमरामैन उसको ही फ़ोकस कर लेता है क्योंकि उसकी रेंज इतनी ज़्यादा होती है। तो आपको कैमरे की क्वालिटी अल्ट्रा एचडी और उसके साथ उसका लेंस चाहिए। फिर उन सब के साथ आपको कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि एज ए डायरेक्टर अगर हम डायरेक्शन कर रहे हैं, एक मैच चल रहा है, तो आप कम से कम 35 टू 40 लोगों के साथ कांटेक्ट में होते हैं, इनके साथ आप वन वे कम्युनिकेशन होता है और आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। बास कैमरामैन के पास टू वे होता है, मतलब वो आपसे ही बात कर सकते हैं। अदरवाइज ब्रॉडकास्ट का उसूल ये है कि आपका कैमरामैन जो है ना, वो गूंगा है, बहरा नहीं है, वो गूंगा है, लिहाजा वो कोई जवाब नहीं देगा, वो आपकी बात सुनेगा, एक्नॉलेजमेंट के नतीजे में वो आपको वो शॉट की कंपोजिशन देगा जो आपने उससे मांगी है। एक तो ये हो गया। सेकंड, लेंस के अलावा लाइट्स चाहिए। स्टेडियम में जो ग्राउंड्स में लाइट लगी होती है, अगर नाइट मैच हो रहा है तो उसकी खास स्ट्रेंथ है, इतने लक्स की लाइट रिक्वायर्ड है फॉर द ब्रॉडकास्ट। तो बेशक आप देखते हैं कुछ ग्राउंड में मैचेस हो रहे होते हैं लेकिन क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती, तो आप हमेशा कैमरों पे और लेंस पे कसूरवार नहीं होते, बल्कि जो उस ग्राउंड में फ्लड लाइट लगी हुई हैं, अगर वो वीक हो गई हैं या ओल्ड हो गई हैं या वो उतने लक्स या जो लक्स एक यूनिट है मेजरमेंट करने की लाइट को, अगर वो उतनी लाइट की इंटेंसिटी नहीं दे रही तो वो मैच आपको अच्छा नजर नहीं आएगा। प्लस साउंड चाहिए। साउंड कहाँ चाहिए? कमेंटेटर का साउंड तो चाहिए चाहिए, आपको ऑडियंस का साउंड चाहिए। फिर जो है वो
विकेट के नीचे भी माइक लगा हुआ होता है, जैसे मशहूर थे मोइन भाई इतना शोर करते थे, फिर अभी आज ही सरफराज भाई की ऑडियो आई है बड़ी इंटरेस्टिंग। तो ये सारी ऑडियो होती है एक्चुअली उस ग्राउंड में विकेट के साथ माइक्रोफोन रखा हुआ होता है, वो कवर कर रहा होता है। फिर अभी वर्ल्ड कप में आप देखा होगा एक नया आइडिया उन्होंने पिच किया कि जो ग्राउंड में भी उन्होंने कमेंटेटर बिठा दिया जो कि बाउंड्री वॉल के साथ खड़ा हुआ है और वहां से उस मैच को देख के वहां बात कर रहा है। तो आपके पास तकरीबन 8-10 माइक्रोफोन बड़े आराम से हो जाते हैं जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यहाँ से आपको ऑडियो आ रही होती है। फिर रीप्ले चाहिए, होता ये कि जितने कैमरे होते हैं तकरीबन सबके सब या 90% कैमरे रिकॉर्ड पे होते हैं, मतलब रीप्ले मशीन से कनेक्टेड होते हैं। तो वो मैच बॉल हुई और बॉल में कुछ भी अनयूजुअल हुआ या ऐसा हुआ जिसको मजीद एक्सप्लेन करना है तो वो रीप्ले करने का भी ऑप्शन है। फिर ग्राफिक्स, जाहिर है अगर आप सोचें आप थोड़ी देर के लिए मैच देख रहे हैं और मैच में से स्कोर कार्ड हट जाए, नीचे जो टेम्पलेट चल रही है वो हट जाए, तो मैं समझता हूँ 90% ऑडियंस चली जाएगी क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि कितनी बॉल पे कितने रन चाहिए, किसकी 50 होने वाली है, किसकी 100। तो अगर आप ग्राफिक्स हटा लेंगे तो किसी भी ऑडियंस का कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। लिहाजा वो एक्चुअली ग्राफिक्स वो कपड़े हैं जिसको पहना के हम अपने मैच को और खूबसूरत बना के पेश करते हैं। तो ये कुछ जो है ना बेसिक चीजें, प्लस डिले, मैच में कितना डिले आ रहा है। और अच्छा देखिए, अब पहले सिर्फ ग्राफिक्स होती थी जिसमें नीचे टेम्पलेट से नेम बैंड आया, अब उसके साथ उसकी विजुअलाइजेशन है, वो 2D 3D मैप्स आते हैं जिस आते हैं कि बॉल ने ज्यादा शॉट ऑन पे मारे हैं या ऑफ पे मारे हैं, या इसकी जो 60% शॉट का रेशियो है वो बैक साइड पे है। तो उस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे के, और वो सारे वो डाटा मैनिपुलेशन है, तो बॉल बाय बॉल एंट्री हो रही होती है और उस एंट्री के बाद हम एक डाटा निकाल के लेके आते हैं जो कि 3D की फॉर्म में हमें स्क्रीन पे अपनी ऑडियंस को दिखाना होता है। उसमें कलर्स होते हैं, उसमें लोगोज होते हैं, उसमें उनकी पिक्चर्स होती हैं, तो वो एक अच्छा आई कैची कंटेंट बन के सामने आता है। तो मजा कब आता है आप लोगों को काम करने में? जैसे कि वो ब्लूपर्स जैसे हो रहे होते हैं तफरी, मतलब क्या होता है ज्यादा जब मजा आता है कि वाकई में आज मजा आ गया काम करने का, वो मजा कौन से उस वक्त आता लम्हात होते हैं? है हाँ, जब मैच फंसा हुआ हो और आखिरी बॉल पे डिसीजन होना हो। तो जिस तरीके से ऑडियंस को मजा आता है, इस तरीके से हम भी अनसर्टन होते हैं और हम उस एक एक बॉल को ना यूटिलाइज करते हैं कि अच्छा ये बॉल के बाद अब विनिंग परसेंटेज किसके हाथ में ज्यादा चली गई, तो लिहाजा फौरन वो ग्राफिक्स दिखाई जाए। मतलब आप देखिए क्रिकेट की प्रोडक्शन में इतनी ज्यादा टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व हैं कि अगर आप क्रिकेट नहीं समझते तो शायद आप एक अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो हम जितने लोग बैठे हुए होते हैं प्रोडक्शन में, चाहे वो रीप्ले वाला हो, वो डायरेक्टर हो, वो ऑडियो वाला हो या कैमरामैन हो, उसको अगर रूल्स ना पता हो, उसको ये ना पता हो कि क्रिकेट में इस वक्त जो बैट्समैन खड़ा हुआ है उसके स्टैट्स क्या हैं इस ग्राउंड के ऊपर, या उसने पिछले मैच में कहाँ पे मैच फंसा हुआ था उसे निकाला था, तो वो सब चीज़ें इनपुट आ रही होती है। मतलब अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि एज ए डायरेक्टर हम लोग कभी कभी इतने फोकस्ड हो जाते हैं, काम में फंस जाते हैं, तो हमें कोई और याद जाता है कि भाई इसके 95 हो गए, सेंचुरी होने वाली है, इसकी ग्राफिक चलवा दो। तो एक्जैक्टली हम सबका कम्युनिकेशन आपस में चल रहा होता है, हम एक दूसरे को गाइड भी कर रहे होते हैं, सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, जबकि हम में से किसी का नाम एंड क्रेडिट्स में नहीं चलता। अब मजे की बात देखिए, हमको कोई नहीं जानता, सिर्फ उस ग्राउंड में मौजूद जो 50-60 लोग हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता। या हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखा हुआ होता है कि जी हम जी टीवी डायरेक्टर है, स्पोर्ट्स करते हैं और कुछ पिक्चर्स लगा देते हैं, लेकिन जो एंड यूजर है, मतलब जो ऑडियंस है, वो हमें नहीं जानती, उसको पता ही नहीं होता कि क्या है, हमारा नाम भी कहीं नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद हम सबका इंटरेस्ट ये होता है कि प्रोडक्शन इतनी आला क्वालिटी की हो कि ऑडियंस को मैच देखने का मजा आ जाए। आप सोचिए एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच हुआ है बाउंड्री वॉल पे और वो रिकॉर्ड ना हुआ हो, तो क्या फायदा, बिल्कुल बिल्कुल राइट? सही तो कहा, हर बिल्कुल। हर बंदा, चाहे कैमरामैन हो, ऑडियो वाला हो, डायरेक्टर हो, ग्राफिक्स वाला हो, हर बंदा इंटरेस्ट लेके उन सब में अपनी पास से वैल्यू एडिशन करता है ताकि एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो स्क्रीन पे जा सके। बिल्कुल एक बिल्कुल बात सही और कहा। ऐड जबरदस्त। करूँ, आपको पता है अच्छा मैचेस में जो पोजीशंस पे डिफरेंट कैमरे लगे हुए होते हैं ना, तो कैमरामैन भी स्टैंडर्ड वाइज फिट हो जाता है कि यार ये कैमरामैन इस पर्टिकुलर कैमरे पे अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो फिर अगले कई सालों तक उसी कैमरे पे काम करता है। उसको कहीं और चांस नहीं देता कि नहीं यार तुम स्लिप पे अच्छा करते हो, तुम स्लिप करो, तुम विकेट टू विकेट अच्छा करते हो, तुम विकेट टू विकेट करो। वो बेचारा जो मिड विकेट पे है वो अच्छा पिछले 7-8 साल से मिड विकेट ही कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि बाकी कैमरों पे क्या चल रहा है, क्योंकि आप एक कैमरा और उसकी पोजीशन पे क्या होते हैं फिक्स हो जाते हैं या आप परफॉर्म करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 कैमरामैन है, वो इसका कैमरामैन है, मतलब बाकायदा रेटिंग है इस वक्त स्लिप का बेस्ट कैमरामैन कौन है, थर्ड जो है वो मिड विकेट का बेस्ट कैमरामैन कौन है, बॉल फॉलो का बेस्ट कैमरामैन कौन है, ड्रोन कौन बेस्ट ऑपरेट करता है। तो बाकायदा उनके नाम क्या लिखा हुआ होता है कि कैमरा नंबर 6 है, इसका कैमरा नंबर 5 है, इसका कैमरा नंबर 8 है। अब वो जिंदगी और बेचारा उसी कैमरे पे ही जो है वो परफॉर्म करेगा। अच्छा, ये सबसे इसके अंदर इंटरेस्टिंग ना पॉइंट है। सही सही, जबरदस्त जबरदस्त।
अच्छा मिसबा, थोड़ा सा ये अगर आप बताना चाहें कि जाहिर सी बात है क्योंकि यू आर द डायरेक्टर एंड ऑल दैट ब्रॉडकास्टिंग स्टफ, तो थोड़ा सा अगर बताएं कि आप ये हाइलाइट्स वगैरह जो होती हैं ये भी आप लोगों के जिम्मे ही होगा, तो आप इसको भी डिजाइन करना, तो हाँ बिल्कुल। हाइलाइट्स किस तरह से आप अंजाम देते हैं? देखिए हाइलाइट्स का जो एडिटर होता है वो बेचारा हमारे साथ ही बैठा हुआ होता है, और हर ओवर खत्म होने के बाद उस ओवर की जो बेस्ट बॉल होती है या दिखाने के लायक बॉल होती है जिसमें कुछ डिफरेंट अच्छा। हुआ होता है, वो हाथ के हाथ एडिट कर रहा होता है। आप देखें ना, इधर ओ, मैच खत्म होने से पहले पहली अगर टेस्ट मैच चल रहा है या T20 मैच चल रहा है, तो अभी पहली इनिंग खत्म होती है और उसके साथ ही यूट्यूब के ऊपर उसकी हाईलाइट अपलोड हो जाती है। तो आप एग्जैक्टली। मैच खत्म होने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ओवर में अगर उसने कैच ड्रॉप हो तो एडिटर फौरी तौर पे उसी वक्त टाइमलाइन से वो बॉल उठाएगा और अपने पास वो रख लेगा कि यार इस ओवर की ये वाली बॉल तो मैंने रख ली अपने पास एडिट बना के। तो जो मैच सही की हाईलाइट है सही। वो एक जरा मुश्किल काम है, तो फास्ट टेम्पो बहुत फास्ट होता है, और फिर आपने बोरियत का शिकार भी नहीं होना है। और आपने हमेशा वो जो हाईलाइट है, कभी गौर कीजिएगा, कभी भी सिर्फ एक ही कैमरे की साइड से नहीं होती, बल्कि हर बॉल अलग अलग कैमरे की साइड से उसको लेके जो एडिट किया जाता है। तो आपने यही मेंटेन रखना है कि यस। सारी बॉलें आपने जो है वो जो है वो क्या कहते हैं उसको मिड विकेट पे ना ली हो, या आपने जो है वो फॉलो पे ना ली हो। तो आप अलग तरह की कंपोजिशन दिखाते हैं। कुछ बॉल्स आप जो है वो रिवर्स से ले लेते हैं, कुछ फ्रंट से ले लेते हैं, कुछ मिड विकेट से ले लेते हैं, यहाँ तक कि कुछ जो है वो आप ड्रोन से या हेलिकॉप्टर से भी ले लेते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। देखिए एक बार याद रखिएगा कि जो प्रोडक्शन है ना स्पोर्ट्स की, वो एक ग्रामर है। जिस तरीके से ग्रामर होती है किसी भी चीज की, तो स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन की एक ग्रामर है कि पहले ये होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, और फिर ये स्टेप होगा। तो अगर आप उसको सही फॉलो करते सही। चले जाते हैं तो फिर आपको एक अच्छी प्रोडक्शन नजर आती है और उसी पर्सपेक्टिव में अच्छी हाईलाइट बन जाती है। समझ गए बिल्कुल। अच्छा अली, आपको भी पता होगा ये कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की ये जो टेस्ट सीरीज है अक्टूबर में, इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था वो इट वाज नॉट एबल टू सेल द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अपनी एक जो उन्होंने स्पेसिफिक प्राइस रखी हुई थी उस पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक इशू हाईलाइट करना चाहूंगी कि मिसबा आपको क्या लगता है, बिकॉज यू आर इनटू दिस फील्ड, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मसला क्यों आया? क्या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए जो मीटिंग्स की जाती हैं उसका कोई इन्फ्लुएंस होता है इस पर्टिकुलर फील्ड पे, या इस पूरे डिपार्टमेंट में जो हो रहा होता है उसका कोई उन मीटिंग्स में इन्फ्लुएंस होता है? तो ये क्या इशू था, थोड़ा सा बताना चाहें अगर आप। देखिए इसकी बहुत डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि प्रोडक्शन का होता कैसे है। अब ज़ाहिर है जो ग्राउंड में मैच होने वाला है उसकी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली जाती है। प्रोडक्शन कंपनी जो कि जिसमें इसके स्पॉन्सर्स आएंगे वो उससे राइट्स को खरीदते हैं, वो बिड करते हैं कि जी कौन जो है वो राइट लेगा। वो राइट लेने के बाद वो चैनल्स या प्रोडक्शन हाउसेस मजीद किसी और को भी जो है वो थर्ड पार्टी में आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि ग्लोबली किसी एक चैनल के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पूरे ग्लोब में अपनी ट्रांसमिशन दे सके। नतीजे में वो किसी को बिल्कुल। आउटसोर्स करते हैं। लेकिन जब उसको मतलब आउटसोर्स नहीं, थर्ड पार्टी को जो है वो प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटी कि जी हम भी दिखा रहे हैं और हमें इतने पैसे दे दें तो हम आपको भी राइट देंगे कि आप भी दिखा लें। लेकिन जो इसमें टेक्निकल चीज़ अच्छा। इन्वॉल्व है वो ये है कि जो थर्ड पार्टी मैच दिखाने के राइट ले रही होती है मेन पार्टी के बाद, उसमें डिलेयर ऐड होता है कि जी आप हमसे एक बॉल जो है वो क्या होंगे, लेग बिहाइंड होंगे। मतलब अगर हमारे पास ओवर की फोर्थ बॉल दिखा रहे होंगे तो आप उस वक्त थर्ड बॉल दिखा रहे होंगे, क्योंकि स्पॉन्सरशिप अच्छा। ज्यादा वहां मिलेगी जो उसने पहले राइट लिए होंगे। तो आप कभी एक ही वक्त मैच देखिए जो 3-4 स्टेशन पे आ रहा है, तो आप बस उसको अगर रिमोट पे सर्च करेंगे तो नजर आएगा कि जी इस जगह बैट्समैन ने शॉट मार दिया है, बॉल बाउंड्री वाला क्रॉस कर चुकी है। दूसरी जगह देखेंगे कि अभी तो बॉलर रनिंग कर रहा है। तो वो जो डिले है ना, ये डिले बाकायदा उसका पार्ट होता है कि जी आपको हम दे रहे हैं थर्ड पार्टी, हमने बिड जीत ली है, अब हमारी मर्जी है, हम जितने मर्जी है पैसे लेके इस पे यूज करेंगे। बट अगर जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है वो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट होती है, तो मजीद वो 2 या 3 और चैनल्स को राइट भेज देती है। लेकिन उसमें जो चीज़ इन्वॉल्व है वो ये कि जी आप हमसे क्या रहेंगे, हमारे साथ पैरेलल नहीं रहेंगे, बल्कि आप हमसे डिले होंगे, ताकि पहले ऑडियंस हमारे पास। आप अगर एक खुद सोचिए, आप मैच देख रहे हैं और एक साथ 2 चैनल पे मैच आ रहा है, एक एक बॉल आगे और एक बॉल पीछे, तो आप कहाँ देखेंगे? जहाँ पे जहाँ फर्स्ट वन होम वाले हो। को जहाँ पहले आ रही है। एग्जैक्टली। तो ये एक मतलब साइंस है इसके पीछे। साइंस कह लें इसको, फाइनेंशियल एक मेथोडोलॉजी समझ लें इसको, कमाने का जरिए समझ लें कि इस तरीके से हो रहा होता एग्जैक्टली। तो अच्छा अच्छा, अभी तक अली। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इवेंट्स को कामयाब बनाने के लिए हमारे पास ये क्या सहूलियात हैं जो वाकई में मानी जाती हैं कि ये चीज हमारी प्रोडक्शन को बहुत जबरदस्त बना देती हैं। है। देखिए पहले तो समझने की कोशिश करें हुआ क्या। हुआ ये कि पाकिस्तान में सिर्फ पीटीवी था। पीटीवी के पास स्पोर्ट्स नहीं था, सिर्फ पीटीवी अकेला था। जब पीटीवी अकेला था तो पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल स्पोर्ट्स का जियो आया। जियो ने चैनल लॉन्च किया, जियो सुपर बनाया, ठीक है, प्रोडक्शन शुरू हुई। फिर मजीद लोगों ने सोचा इस पे आने के लिए। फिर हो गया श्रीलंकन टीम अटैक।
श्रीलंकन टीम अटैक के बाद पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर आज उन तमाम ग्राउंड्स में शादी हाल बन गए, वो शादियां होने लगी और वो किसी काम के नहीं रहे। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो जो खून के धब्बे धुले हैं, तो उसके बाद कहीं जाके स्पोर्ट्स शुरू हुआ। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी और को हम स्पोर्ट्स समझते ही नहीं या उस पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। अब उसे बहुत सारे रीजन है। जब हम कोई इवेंट करवाने जाते हैं, बात करते हैं किसी से, कहते हैं यार इस क्रिकेट की बात करो, क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप ज़्यादा है, बाकी फुटबॉल में, हॉकी में या किसी और मैच में जो है वो प्लेयर्स को जानते भी नहीं है, उन पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई हुई है, और कोई कौन देखेगा, कौन स्पॉन्सर करेगा। इस चक्कर में बाकी और स्पोर्ट्स को हम क्या करते हैं, साइड लाइन लगा देते हैं, सारा फोकस क्रिकेट पे। अच्छा, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें ज़्यादा कैमरे इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा डाटा इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्रिकेट के अलावा फुटबॉल में ज़्यादा कैमरे इस्तेमाल होते हैं, 40+ कैमरे फुटबॉल में होते हैं। हाईएस्ट कैमरे यूज़ होते हैं फार्मूला 1 के अंदर, 80+ कैमरा यूज़ होते हैं, लेकिन फार्मूला 1 जो है वो लाइव नहीं होता। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये, आपको जो आप जो टीवी पे फार्मूला 1 देख रहे होते हो, वो एक्चुअली कुछ डिले के साथ आ रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइव नहीं है, लाइव क्रिकेट है और फुटबॉल है। और पाकिस्तान में फुटबॉल अभी शुरू हो रहा है, शायद बहुत जल्द फुटबॉल के अच्छे इवेंट देखने को मिलेंगे। मैं इंशाल्लाह, नियत तो दुआ भी है। अच्छा, मैंने आपने सवाल बताया था, पहले किया था मुझसे, कि मैंने क्रिकेट भी किया है, क्रिकेट के अलावा मैंने जो है वो हॉकी भी किया, राइट। इसके अलावा हम ई स्पोर्ट्स भी थोड़ा बहुत जो है वो कर लेते हैं, लेकिन उसकी मार्केट अभी काफ़ी लिमिटेड है। अभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही हैं। दुआ है कि अल्लाह करे कि और डेवलप हो। अच्छा, सवाल ये कि पाकिस्तान में क्या है, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो स्पोर्ट्स के चैनल लिमिटेड है। सेकंड ये कि एक रिसर्च मैंने पढ़ी, वो रिसर्च ये था कि पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहाँ की यूथ स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से ज़्यादा न्यूज़ सुनती है या करंट अफेयर देखती है, तो शायद उनको न्यूज़ और करंट अफेयर में वो एंटरटेनमेंट मिल जाता है जो स्पोर्ट्स में नहीं मिलता। तो अगर यूथ और क्रिकेट या स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई का गेम है। तो अगर जब डिमांड ज़्यादा होगी तो मल्टीपल गेम शुरू होंगे और नतीजे में जो है वो ऑडियंस बिल्ड होगी। फैसिलिटीज़ पहले नहीं थी, उसका रीज़न ये था कि पहले स्पोर्ट्स के इवेंट कम होते हैं। ज़ाहिर है, जिन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट करके कई करोड़ रुपए लगा के कैमरे मंगाए हैं और पूरे साल में आपके 2 ही इवेंट हो रहे हैं, तो उनका तो आरओआई भी नहीं आ रहा ना। कैसे, क्यों बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा? जब टूर्नामेंट ज़्यादा होना शुरू होंगे, तो इसका मतलब है कि आपका जो इक्विपमेंट है, जो कि स्पोर्ट्स डेडिकेटेड इक्विपमेंट है, तो वो मल्टीपल टाइम रेंट पे जाएगा या मल्टीपल टाइम यूज़ होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, उनकी अर्निंग शुरू होगी। तो अभी आपने देखा है बहुत सारे इवेंट शुरू हुए, भले वो 4 कैमरों पे हो रहे हैं, 8 पे हो रहे हैं, 12 पे हो रहे हैं, कम से कम हो तो रहे हैं, उसमें इक्विपमेंट तो कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब ये इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो फिर मज़ीद जो है वो टूर्नामेंट शुरू होंगे और मजीद स्पोर्ट्स इन होंगे, तो फिर मजीद इन्वेस्टमेंट भी होगी, चैनल्स भी स्पोर्ट्स के मजीद आएंगे, और शायद आपको बहुत सारे टीवी डायरेक्टर, उम्मीद हुआ है कि अल्लाह करे इतने सारे लोग मीडिया साइंसेस पढ़ रहे हैं, वो आएँ, पढ़ें, समझें और स्पोर्ट्स में आएँ, ताकि अच्छी प्रोडक्शन बने। हम क्यों मोहताज हैं किसी और मुल्क के डायरेक्टर्स के, एक्सपर्ट के, रिप्ले प्ले करने वालों के या ग्राफिक्स वालों के, कि वो हम उनके बगैर कोई अपना इवेंट सक्सेसफुल नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं इसमें जबरदस्त थोड़ा-सा ये सर। कि करंटली या रिसेंटली या फ्यूचर में कोई आपका ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी यहाँ पे आप मेंशन करना चाहें? अच्छा, मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा। मैं ओके। प्रोजेक्ट जो पे कर काम, चुके हैं वो बता दीजिए। हाँ, 2 से 3 प्रोजेक्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि मतलब एज़ ए डायरेक्टर ही नहीं, देखिए कोल्डली मैं सिर्फ डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं पिछले 6 साल से बिज़नेस में हूँ और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिज़नेस में हूँ, और टेक्नोलॉजी में ज़ाहिर है हम स्पोर्ट्स पे काम करते हैं। ये आपने अच्छा दिलाया, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, अली हसन को बात पता है कि जब मैं स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन कर रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हम अपने पड़ोसी मुल्क के लिए या और दूर के पड़ोसी मुल्क के मोहताज हैं, कि वो उनके एक्सपर्ट आते हैं और तो काम करते हैं, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। तो फिर मेरी कंपनी के अपने मतलब मेरे अपने पार्टनर्स ने बैठ के इसको रियली सीरियसली समझा और सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हमने स्पोर्ट्स टेक पे काम किया। जो मेरी टेक्नोलॉजी फर्म है, हम सॉफ्टवेयर हाउस है ओरिजिनली, लेकिन स्पोर्ट्स टेक में पैरेलल काम करते हैं। हमने ड्राफ्टिंग सोल्यूशन बनाया लास्ट कैलेंडर ईयर में। पीसीबी ने जितने इवेंट किए हैं, इंक्लूडिंग सिंध प्रीमियर लीग, एचबीएल, पीएसएल 8 और पीजीएल, एमएसएल और टेप बॉल के भी कुछ टूर्नामेंट, उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ड्राफ्टिंग सोल्यूशन यूज़ हुआ है। इसके साथ-साथ हमने स्कोरिंग का सोल्यूशन भी बनाया है। वो स्कोरिंग सोल्यूशन लोकल भी यूज़ हो रहा है, मतलब डोमेस्टिक में भी यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल में भी यूज़ हुआ है, और अभी रिसेंटली हम युवराज सिंह का एक प्रोजेक्ट था, जो कि दुबई में हुआ है, और उसमें अज़हरुद्दीन भी थे, उसमें ताहिर भी थे, और इन्होंने दुबई में और अजमान में मैचेस करवाए हैं, जो एक्चुअली वाओ! Z5 पे चलेगा, और मैं उसके लिए एज ए डायरेक्टर गया था,
और मेरी कंपनी का जो है स्कोरिंग सोल्यूशन गया था। तो हम पाकिस्तान से निकल के अब अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबली जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव लेकिन ये कि मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा के हम इसको ग्लोबली एक्सपेंड करें। ज़ाहिर हमारे बड़े अच्छे डेवलपर्स की टीम है हमारे पास, बड़े कोई ज़हीन और चीते किस्म के लोग हैं जो कि मुश्किल टास्क लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्रिकेट सोल्यूशन में स्कोरिंग भी है, अच्छा और ड्राफ्टिंग भी है। ड्राफ्टिंग सिर्फ हम क्रिकेट में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ड्राफ्टिंग का सोल्यूशन ग्लोबली हॉकी के लिए, आइस हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, रग्बी के लिए और 5-6 स्पोर्ट्स और पढ़े थे मैंने, उन सब में ड्राफ्टिंग सोल्यूशन यूज़ होता है। तो हमारा सोल्यूशन इन सब के लिए यूज़ होता है, बट पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट हो रही है तो अभी क्रिकेट में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एनालिस्ट एक और सोल्यूशन होता है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहली पाकिस्तानी फर्म है जिसने एनालिस्ट का सोल्यूशन बनाया। एनालिस्ट का सोल्यूशन होता क्या है, इसको पहले समझने की कोशिश करें। ये क्रिकेट की प्योर चीज़ है और बड़ी डेप्थ है इसके अंदर। जब मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम देखा तो मैं भी अमेज रह गया। मतलब एज ए इंजीनियर हमारे लिए नंबर्स और डाटा ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब मैंने उसका एनालिसिस किया तो मेरे लिए ना पता बड़ा कोई ऐसा था कि शायद मैं उस रात सोया भी नहीं। ये सोचिए कि यार क्या इन्फॉर्मेशन है, ये मुझे अब तक क्यों नहीं पता था, मैं कितना जाहिल हूँ कि मुझे पता ही नहीं बात कैसा भी होता है। होता ये है क्रिकेट में बॉल बाय बॉल एंट्री हो रही है। अब बॉल की एंट्री किस लेवल पे हो रही है, आपको सिर्फ ये पता है कि ये बॉलर है, ओके जी ये कौन है, ये राइट हैंडेड बॉलर है या लेफ्ट हैंडेड है या ये जो है वो स्पिनर है या फास्ट बॉलर है, पेसर है, ठीक है। उसके बाद बैट्समैन की एंट्री है। बैट्समैन क्या है, राइट हैंडेड है बैट्समैन है, ओपनर आता है या जो है वो लास्ट में आता है, किस पोजीशन पे वो आके खेलता है। ये तो हो गई बेसिक एंट्री, ये पता ही आपको। अब नाउ बॉल हुई है, तो बॉल हुई है किस एंड से हुई है, दोनों पिच के दोनों एंड है, कौन से एंड से बॉल हुई है, ओके। और पिच नंबर क्या था, क्योंकि आपको पता है कि ग्राउंड में जो है वो आईसीसी के स्टैंडर्ड्स में मेरे ख्याल से 7 पिचेस होती हैं। मैच अगर पहला मैच पिच नंबर 1 पे हुआ है तो दूसरा मैच पिच नंबर 3 पे होता है, उसके बाद मैच पिच नंबर 5 पे होता है। ऐसे ही होता है अली हसन। तो पिचेस जो होती हैं वो अल्टरनेटिव ऑड नंबर्स में, राइट। तो अब जो है जो इस पे कौन सी पिच पे ये मैच हो रहा है, ओके जी। बॉल मतलब इस वक्त ये वाला पर्टिकुलर ओवर करा जा रहा है, कौन सी ओवर की कौन सी बॉल है, बॉल करवाई गई। बॉल जो करवाई गई उस बॉलर की जो नॉर्मल रूटीन की स्पीड थी, क्या बॉल उसी स्पीड की हुई है, उससे फास्ट करवाई है या उससे स्लोवर करवाई है, एक एंट्री ये है। फिर जब उससे बॉल करवाई तो ये बॉल पिच पे पड़ी है, वो फुल लेंथ थी, वो यॉर्कर थी, वो फुल टॉस थी, वो क्या बॉल थी, ये एंट्री है। उसके बाद जब बैट्समैन ने शॉट खेला है तो वो शॉट बॉलर पे कहाँ आया है, क्या वो फुल टॉस से पड़ा है या उसके बैट पे आया या जो है वो लोअर था। फिर जब उसने शॉट मार दिया है तो बॉल उस बैट्समैन की जो है वो फुल रेंज पे शॉट पड़ा है या एज हुई है या वो मिस कर गया है। फिर जब जहाँ भी अब बॉल गई है, उसने फॉर एग्जाम्पल शॉट मारा, शॉट उसने खोला मिड ऑन की तरफ, मिड ऑन की तरफ बॉल गई, मिड ऑन पे जो फील्डर था वो कौन था, वो बॉल जब बॉल गई है उसकी तरफ, अच्छा उससे पहले बैट्समैन ने वो शॉट कंफर्टेबली खेला या उसको शॉट खेलने में कोई डिफिकल्टी हुई। फिर फील्डर भागता हुआ गया है, उसने बॉल फील्ड की है, उसने सिंगल हैंडेडली थ्रो किया है या दोनों हैंड से उसने बॉल थ्रो की है। तो ये सब चीजें भी जो है शामिल हैं। फिर वो जो फील्डर भागता हुआ आया वो इजीली कंफर्टेबली आया या उसको रश करना पड़ा टुवर्ड्स द बॉल। अब ये सारी एंट्री बॉल बाय बॉल मैच की एंट्री हो रही है। तो आपके पास अगर T20 मैच हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्टेट 120 बॉल्स तो स्ट्रेट है, लेकिन फिर नो बॉल वाइड हो जाती है तो 120 से 130 बॉल्स हो जाती है। 120 एक इनिंग की, 120 सेकंड इनिंग की। अब ये एक मैच हुआ, दूसरा मैच हुआ, तीसरा मैच हुआ, पूरा टूर्नामेंट हो गया। अब ये डाटा नोट हो गया, नेक्स्ट टूर्नामेंट हुआ, उसके बाद अगेन टूर्नामेंट हुआ। देन आपने निकाला कि जी ये एक बैट्समैन है, इसका पिछले 50 मैचेस का डाटा ये है, इस 50 मैचेस में इतनी बॉल खेली, परसेंटेज ये थी, स्ट्राइक रेट ये था, इतनी बाउंड्रीज की, इतने सिक्स किए, इतने जो है ना इसने बॉल मिस की, राइट। और उसके बाद ये इस तरह आउट होता रहा है, कितनी दफा ये कैच हुआ है, कितनी दफा बोल्ड हुआ है और जो है वो कितनी दफा जो है वो रन आउट हुआ है। अब इस कौन से बॉलर को ये इजीली खेल लेता है और कौन से बॉल को खेलने में इसमें डिफिकल्टी होती है, ये डाटा कंपाइल होता है और ये डाटा बिकता है, राइट। ये डाटा बिकता है। तो अगर एक टूर्नामेंट, एक मैच हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, राइट, तो अब जब हमारी टीम अनाउंस होती है 16 प्लेयर्स की, तो साउथ अफ्रीकन टीम के कोचेस, उसके ट्रेनर्स, उसके वीडियो एनालिस्ट पाकिस्तान के टॉप 6 या टॉप 8 बैट्समैन का डाटा परचेज करते हैं कि ओके ये बैट्समैन है, ये वन डाउन आता है या ये ओपनर में आता है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, इसको आउट करना है तो किस तरीके से ये आउट होता रहा है हिस्ट्री में, लिहाजा उसको इस तरीके से आउट किया जाए। तो ये डाटा बाकायदा पूरा जो है वो बिकता है, बॉलर्स का भी और बैट्समैन का भी। मतलब ये एक्चुअली डाटा एनालिस्ट है, हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम डाटा कंपाइल करते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि नंबर डाटा जाता है, बल्कि साथ उसकी वीडियो प्रूफ भी होते हैं कि ओके ये पिछले 50 मैचेस में से 20 मैचेस में जो है वो शॉट मारते हुए स्लिप पे आउट हुआ है, तो वो 20 की 20 वीडियो एज ए प्रूफ दिखाई जाएंगी कि ये ऐसे खेलते हुए आउट हुआ।
और उसके बाद बाकायदा पूरी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है कि इस बैट्समैन को आउट करना है तो फील्डिंग का अरेंजमेंट ऐसे होगा, बॉलर ऐसी बॉल करवाएगा तभी आउट हो जाएगा, या आपने आउट नहीं करना है, आपने उसको रन बनाने का मौका नहीं देना है तो कैसी बॉल करवाई है कि वो रन ना बना सके। तो ये पूरा उस डेटा एनालिसिस होता है जो कि एक्चुअली जैसे आप पढ़ते हैं, जिसे हम लोग नाम सुनते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिसिस, तो डेटा एनालिसिस की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्रिकेट में होती है और वो इस तरीके से होती है। जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त मालूमात दी आपने। आज से पहले तो मुझे लगता था कि बस मुझसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, लेकिन इनसे डिस्कशन के बाद अली मुझे लग रहा है कि मुझे तो जैसे कुछ पता ही नहीं था। इट वाज वेरी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, आई हैव टू से थैंक यू सो मच। आपने हमारी मालूमात में इजाफा किया और ना सिर्फ हमारी बल्कि जो ऑडियंस ऑब्वियसली हमें देखने जाएगी उनकी मालूमात में भी, क्योंकि आज से पहले हमें लिटरली ये चीजें नहीं पता थी। इट वाज ग्रेट टू हैव अ डिस्कशन विद यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर Z5 प्रोजेक्ट। अली आप कोई अपना सवाल करना चाहिए बिकॉज हम अपना शो एंड करने नहीं वाले नहीं, हैं। बस मेरे लिए इतनी सारी मालूमात काफ़ी है। मैं तो अभी प्लान कर रहा हूँ कि बस अब कैमरा माइक लूंगा, अपने चैनल के लिए रिकॉर्डिंग करूंगा जाके। इतनी सब चीज़ें होती हैं जिससे हम गुमराही में कि पता ही नहीं होता कि पीछे इतनी बड़ी साइंस चल रही है क्रिकेट मैच को कवर करने के लिए, उसका डाटा और सब जो चीज़ें होती हैं। तो मेरी तरफ से तो थैंक यू सो मच। बस मैं तो चाहूंगा बस एक पॉइंट ऐड अपनी करूं तरफ से अगर आप बुरा ना ये माने, होता ये कि मैच से बिल्कुल बिल्कुल पहले बिल्कुल। जो दिन जिन मतलब हम एज ए डायरेक्टर बात कर रहे हैं, अगर तो अगर आप मैच करवाने वाले हैं, आपको पता है कि ये इन 2 टीमों का मैच है और इसमें ये 16 प्लेयर्स हैं, उन 16 प्लेयर्स ने इससे पहले उस ग्राउंड में या उसके पिछले वाले सीजन में अगर अच्छा परफॉर्म किया था तो हम ऑलरेडी उन सबका डाटा क्लाउड से डाउनलोड करके कंपाइल करके रखते हैं कि जी पिछले सीजन का, फॉर एग्जांपल अगर हम पीएसएल की बात कर रहे हैं, पीएसएल के अंदर अब तक के टॉप परफॉर्मर बॉलर कौन रहा, टॉप परफॉर्मर बैट्समैन कौन रहा, किसी पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट कौन रहा है, तो हम उसका पूरा डाटा मैच से पहले कंपाइल करके रखते हैं कि जी ये बैट्समैन ने इसी ग्राउंड के अंदर या किसी और ग्राउंड के अंदर इस टीम के अगेंस्ट 5 विकेट ली थी इस बॉलर ने, या इसने जो है वो हायर स्ट्राइक रेट के ऊपर इतने, तो हम मैच से पहले ये सारे शॉर्ट पैकेज हमारे पास रेडी होते हैं और हम कभी कभी बैट्समैन की एंट्री होते ही ये दिखाते हैं कि जी इसने लास्ट टाइम ये किया था सुलूक इनके साथ, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोबारा शायद अच्छा परफॉर्म करें। सिमिलरली बॉलर का भी ऐसे ही होता है। तो हम मैच से पहले जिस रात में आमतौर पर लोग दुआ कर रहे होते हैं, हम डाटा कंपाइल कर रहे होते हैं कि भाई डाटा निकालो किसने क्या किया था कि शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। जबरदस्त जबरदस्त हो गया। चलिए जी, थैंक यू सो मच मिसबा फॉर कमिंग इनटू आवर शो टुडे एंड हैविंग अ ग्रेट डिस्कशन। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा वासी along with Ali Hassan signing off.